तो जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि दो टाइप के राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं, आईजीपी एंड ईजीपी। एंड आईजीपी आपके तीन टाइप के होते हैं, डिस्टेंस वेक्टर राइट, देन लिंक स्टेट करेक्ट, एंड उसके बाद में हाइब्रिड वाला। ओके, एंड ईजीपी के अंदर आपका पाथ वेक्टर करेक्ट। ये हमने डिस्कस किया था। एंड इसके अंदर मैंने आपको बताया था लाइक रिप प्रोटोकॉल काम करता है, इसमें आपका ओएसपीएफ काम करता है, लाइक दैट। ओके, तो आज हम यहाँ पे अभी स्टार्ट करने वाले हैं OSPF। ओके, जो कि आपका मेनली आपके सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, तो OSPF इसकी फुल फॉर्म होती है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ठीक है, बताते रहियो, मतलब साथ के साथ कंफर्म है ना। मुझे लगता है ऐसा कि मैं अकेले बोले जा रहा हूँ बस। ठीक है, तो जो OSPF है ये आपका, एज यू नो, ये क्या है आपका, इट इज एन लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, तो लिंक स्टेट का मैंने आपको बताया हुआ है। लिंक स्टेट का क्या प्रॉपर्टीज क्या होती है, लाइक इट हैज फुल इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स नेटवर्क टोपोलॉजी। मतलब ये इसमें आपको अपने नेटवर्क की फुल इंफॉर्मेशन आपको रहती है, पूरी नेटवर्क टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन इसके अंदर आपको रहती है OSPF के अंदर। ठीक है, एंड ये जो OSPF प्रोटोकॉल है ये आपका इट इज एन ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का क्या मतलब है, ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का मतलब ये होता है कि OSPF को कोई भी वेंडर की डिवाइसेस यूज कर सकती है। फॉर एग्जांपल, लाइक कोई भी वेंडर की डिवाइस हो, लाइक सिस्को के राउटर है या फिर जूनिपर का है या फिर हुआवे का है या फिर कोई भी अदर अदर डिवाइस ऑल्सो, लाइक नोकिया का राउटर है। ओके, लाइक दैट। सो कोई भी डिवाइस की, मतलब कोई भी वेंडर का डिवाइसेस हो, सारे के सारे OSPF को सपोर्ट करते हैं। इसलिए इसको बोला गया क्या, इट इज एन ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। अभी तक क्लियर है यहां तक, राइट? एंड अब हमने मैंने आपको बताया हुआ इससे पहले, जैसे एडी वैल्यू बताई हुई है, तो इट्स एडी वैल्यू इज कितनी होती है, एडी वैल्यू इज 110। इसकी एडी वैल्यू एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, राइट। ओके, इसका जो एडी वैल्यू है वो आपका 110 होता है। एंड इट्स मैट्रिक इज कोस्ट। जब बेस्ट पाथ सिलेक्शन में आपको बता रहा था, राइट, तो मैंने आपको बताया था ना OSPF का मैट्रिक होता है, कोस्ट होता है, एंड वो एक फार्मूला यूज करता है, राइट। ओके, तो यहाँ पे ये जो OSPF है वो मैट्रिक, मतलब मैट्रिक एज ए कोस्ट होती है, उसको कैसे कैलकुलेट करता है, इसका एक फार्मूला होता है कैलकुलेट करने का, कोस्ट कैलकुलेट करने का फार्मूला आपका होता है 100 डिवाइड बाय लिंक बैंडविड्थ। ओके, तो ये जो 100 है ये आपका MBPS में रहता है। ओके, सो ये एक फार्मूला है 100 डिवाइड बाय लिंक बैंडविड्थ, जो भी आपका लिंक का बैंडविड्थ है। फॉर एग्जांपल, लाइक ये दो राउटर थे R1 R2। ओके, एंड यहाँ पे आपका OSPF चल रहा था, एंड यहाँ पे आप कौन सा लिंक यूज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप यूज कर रहे हो फास्ट इथरनेट। फास्ट इथरनेट दैट मीन्स कितनी स्पीड बताओ, 100 MB, राइट, हाँ है ना। ओके, तो इस केस में आपका यहाँ पे कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, 100 डिवाइड बाय लिंक का बैंडविड्थ, मतलब इस लिंक का क्या बैंडविड्थ है, 100 है। सो इस केस में आपका जो OSPF का कॉस्ट है, मैट्रिक है, वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है, लाइक दैट। ये आपका मतलब कैलकुलेट करता है कॉस्ट को। अभी तक किसी को डाउट, बताइए। ओके, वेरी गुड। सो ये जो 100 है ना, ये जो 100 है इसको बोला जाता है रेफरेंस बैंडविड्थ।
इसको रेफरेंस बैंडविड्थ कहते हो। एंड बाय डिफॉल्ट ये 100 होता है, ओके, बट एज पर योर नेटवर्क टोपोलॉजी और नेटवर्क डिजाइन, एज पर योर नेटवर्क रिक्वायरमेंट, यू कैन चेंज इट, ओके, आप इसको चेंज कर सकते हो। एंड इसको चेंज करने का रिक्वायरमेंट कहाँ पे आता है, मैं आपको वो थोड़ा सा समझा देता हूँ। इसको चेंज करने का आपको रिक्वायरमेंट कहाँ पे पड़ेगा। नॉर्मली अगर मान लो, मैं आपको एक सिंपल सा अगर सिनेरियो बताऊं, लाइक फॉर एग्जांपल एक पीसी था, 2 पाथ अवेलेबल थे मेरे पास यहां तक जाने के लिए, मतलब इस नेटवर्क पे आने के लिए, 20 वाले नेटवर्क पे आने के लिए मेरे पास 2 पाथ अवेलेबल है। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो ये R4 है। तो R1 के पास 2 पाथ अवेलेबल है, राइट, वाया R2 एंड वाया R3, करेक्ट। इधर वो 20 पे, वो मतलब 20 पे अगर जाना है इसको, तो वो इधर से भी जा सकता है और इधर से भी जा सकता है, राइट, है ना, ओके। तो अब इस केस में सपोज करो यहाँ पे अपना क्या चल रहा है, यहाँ पे अपना चल रहा है OSPF, ओके, इस जो टोपोलॉजी के अंदर अपना जो OSPF चल रहा है। तो सपोज करो ये मेरा लिंक है लाइक फास्ट इथरनेट का, ये भी सपोज करो मेरा फास्ट इथरनेट का लिंक है। सपोज करो ये मेरा इथरनेट लिंक है, नॉर्मल सिंपल इथरनेट, ओके, एंड ये मेरा सपोज करो फास्ट इथरनेट लिंक है, ओके। सो फास्ट इथरनेट की स्पीड कितनी होती है, 100, राइट, है ना, फास्ट इथरनेट की स्पीड होती है 100 Mbps, लाइक, करेक्ट, हाँ है ना, बताओ। एंड इथरनेट की कितनी होती है आपकी, 10 MB, एंड यहाँ पे ये फास्ट इथरनेट है तो इसकी होगी 100 MB, राइट, ओके। तो अब इस सिनेरियो के अंदर, अब यहाँ पे जब OSPF चल रहा है तो OSPF यहाँ से लेके यहाँ तक जाने के लिए वो कॉस्ट भी कैलकुलेट करेगा। तो इस पहले यहाँ से यहाँ तक की कॉस्ट कैलकुलेट करेगा, मतलब ऊपर वाले पाथ की अगर अपनी चेक करें तो अगर बात करूं वाया R1 पे बात कर रहे हैं, R1 के ऊपर वाया R2, इसकी कॉस्ट क्या होगी, सो पहले वाली की कॉस्ट होगी 100 डिवाइड बाई 100, फार्मूला क्या है 100 डिवाइड बाई लिंक बैंडविड्थ, सो लिंक बैंडविड्थ क्या है यहाँ पे 100, राइट, फास्ट इथरनेट है आपका, ओके। सो फास्ट इथरनेट तो आपका 100 Mbps, तो आपका कॉस्ट आया 1 आया, राइट, तो इसकी कॉस्ट हुई 1। सिमिलर इस केस में भी कैलकुलेट करेगा, राइट, इसका भी R2 से R3, सॉरी R2 से R4 भी कैलकुलेट करेगा, तो इसका भी आएगा कितना 100 डिवाइड बाय 100, करेक्ट। सो इसका भी आया 1, तो टोटल कॉस्ट कितना हुआ, यहां से लेके अगर मान लो इसको यहां से R1 से R4 पे जाना है तो टोटल कॉस्ट कितना हुआ 1 एंड 1 2, राइट। सो टोटल कॉस्ट वाया R2 इसको पड़ रही है 1 + 1 = 2 पड़ रही है, करेक्ट, बोलिए। एंड अब अगर बात करें R1 पे ही वाया अगर मेरे को जाना पड़े R3, वाया R3 अगर मैं जाऊं यहां पे आना पड़े R4 के पास वाया इस पाथ के थ्रू वाया R3, तो इस केस में कॉस्ट कितनी आएगी, चलो कैलकुलेट करते हैं। तो पहले वाले केस के अंदर कितना 100 डिवाइड बाय, अब लिंक बैंडविड्थ कितनी है 10 है, राइट, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 10 आ जाएगी। सेकंड वाले पाथ के लिए 100 डिवाइड बाय 100, राइट, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो टोटल कितना हुआ 10 + 1, टोटल हुआ 11। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट है वो है आपकी 11। तो बताया हुआ ना, जब बेस्ट पाथ आपको बताया था लोअर मैट्रिक प्रेफर करता है, राइट, तो लोअर मैट्रिक किस साइड है, मतलब कॉस्ट आपका किस साइड लोअर आ रहा है, ऊपर की साइड, राइट। तो ये वाला जो आपका पाथ है, ऊपर वाला पाथ है, ये आपका एज ए बेस्ट पाथ बन जाएगा, क्लियर है इस सिनेरियो के अंदर, ओके, ये समझ आया इतना, ओके। अब देखो, अब ये चीज जो 100 में आपको बता रहा था, इसको चेंज करने की, रेफरेंस बैंडविड्थ को चेंज करने की रिक्वायरमेंट कहाँ पे पड़ती है अपने को। अब सपोज करो मेरे पास सेम ही टोपोलॉजी है, बट इस केस में मेरे पास जो लिंक्स है वो मेरे हायर आप कह सकते हो बैंडविड्थ के हैं, ओके। लाइक फॉर एग्जांपल ये मेरा 100 MB का ही है, ये भी मेरा 100 MB का लिंक है, ये मेरा सपोज करो 1 GB का लिंक है, और ये मेरा सपोज करो 10 GB का लिंक है, ओके। पॉसिबिलिटी है ना, बताओ, बोलिए, ठीक है। तो अब ऊपर वाले केस में तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था, 100 डिवाइड बाय 100 1 आएगा इधर कॉस्ट, इसका भी 100 डिवाइड बाय 100 1 आएगा, तो टोटल कॉस्ट ऊपर वाले पाथ के लिए कितना हुआ बताओ 2 हुआ, राइट,
ठीक है, अब अगर आपने बात करें इस वाले पाथ की, इस वाले पाथ में नॉर्मली फार्मूला क्या होता है, 100 डिवाइड बाय लिंक बैंडविड्थ। सो अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी बैंडविड्थ कितनी है, 1 GB, मतलब सपोज करो 1000, राइट? ओके, ठीक है। बट आपका जो मैट्रिक है, ओके, मैट्रिक वैल्यू कभी भी आपको डेसिमल मतलब फ्लोटिंग वैल्यू आपको कभी भी नहीं मिलेगी। लाइक नॉर्मली अगर अपने बात करें, कोई भी नंबर होता है, दो टाइप का होता है ना, एक तो आपका इंटीजर होता है, राइट? दूसरा आपका एक फ्लोटिंग नंबर होता है। इंटीजर कौन सा होता है, वो एक कंप्लीट वैल्यू, लाइक 1, 10, 5, 2, लाइक दैट, है ना, लाइक 50, एक कंप्लीट वैल्यू है, ओके, विदाउट एनी पॉइंट वैल्यू, ओके। एंड फ्लोटिंग वैल्यू किसको बोलते हो आप, लाइक 0.01 और लाइक 2.5 और 1.5, लाइक दैट, करेक्ट? ओके, तो ये जो मैट्रिक होती है ये आपका इंटीजर वैल्यू ही होता है, आपको एक कंप्लीट वैल्यू आएगा, आपको कभी भी ऐसा नहीं दिखेगा लाइक 0.01 और 0.1, लाइक दैट, आपको कभी भी नहीं मिलेगा। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये मैट्रिक को क्या कंसीडर करेगा, ये इसको एज ए 0.1 तो ले नहीं सकता, राइट? ओके, 0.01 तो ये 0.1 तो ये ले नहीं सकता, तो ये इसको एज ए 1 ही कंसीडर करेगा, ठीक है। तो इस वाले लिंक की मैट्रिक ने क्या मिनिमम क्या होगा, 1 ही हो पाएगा, राइट? ओके, एंड सिमिलर इस लिंक के लिए भी क्या होगा, 100 डिवाइड बाय सपोज करो 10,000, राइट? तो इसके लिए भी वो एज ए मिनिमम उसको क्या कंसीडर करेगा, 1 कंसीडर करेगा मैट्रिक को। तो यहाँ पे भी 1 हुआ, तो टोटल कितना हुआ, यहाँ पे भी टोटल मैट्रिक 2 हुआ, राइट? इस सिनेरियो में बताओ, क्योंकि रेफरेंस बिकॉज क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि आपका जो रेफरेंस बैंडविड्थ था वो कितना है आपका, बाय डिफॉल्ट 100 है, इसलिए ऐसा हुआ। ओके, तो अब इस सिनेरियो में क्या होगा, सपोज करो अगर इसने यहाँ से 1000 GB अगर इसने डेटा भेजना है, मतलब 1000 GB सपोज करो डेटा भेज रहा था, तो ये क्या करेगा, अब बताया था ना मैट्रिक अगर सेम होती है वो क्या करता है, बताओ, लोड बैलेंसिंग, राइट? ठीक है, तो अगर आपका यहाँ पे मैट्रिक अब इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो ये क्या करेगा, लाइक 500 GB डेटा इधर से भेज देगा और 500 GB डेटा इधर से भेज देगा। बट क्या ऐसा होना चाहिए था, यहाँ पे तो 100 MB का लिंक है ना, एंड यहाँ पे 1 GB का 10 GB का लिंक चल रहा है, तो क्या ऐसा होना चाहिए था, बताओ? नहीं होना चाहिए, राइट? तो इसीलिए ये जो रेफरेंस बैंडविड्थ होती है ना, यहाँ पे ये जो रेफरेंस बैंडविड्थ बाय डिफॉल्ट 100 होती है ये, ओके, बट इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप चेंज करवा सकते हो, क्लियर है? हाँ, पर वो आपका एट द एंड ये नॉर्मल जो ओएसपीएफ है, ये आपका कौन सा प्रोटोकॉल है, आपका एक आईजीपी प्रोटोकॉल है, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है, ओके। दैट मींस आईजीपी कौन सा होता है, विद इन ऑर्गेनाइजेशन, राइट? तो आपको पता होता है ना, विद इन ऑर्गेनाइजेशन जो राउटर्स आपस में कनेक्टेड हैं, उन वो कौन कौन से लिंक्स के थ्रू कनेक्टेड है, करेक्ट? समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि वो इंटरनेट के थ्रू वैसे कनेक्टेड है, ओके, क्लियर हुआ? हाँ जी, ओके, उस हिसाब से आप मतलब बाय डिफॉल्ट तो फिर वो एज ए 100 वो काउंट करेगा, ओके, बाय डिफॉल्ट तो उसको 100 लेने वाला है, बट ऑब्वियसली वो आपका एक आईजीपी प्रोटोकॉल है, मतलब विद इन ऑर्गेनाइजेशन ये सब आपका चल रहा है, राइट? ये डिवाइसेस मेरी क्या थी, विद इन ऑर्गेनाइजेशन थी, तो मुझे पता होना चाहिए ना, ये दोनों राउटर हैं R1 R2, ये मेरे फास्ट इथरनेट के थ्रू कनेक्टेड है, ये दोनों मेरे फास्ट इथरनेट के थ्रू कनेक्टेड है, ये मेरा गीगाबिट के थ्रू कनेक्टेड है, राइट? तो मुझे पता रहेगा, राइट? हाँ है ना, एज ए नेटवर्क इंजीनियर, करेक्ट? तो अब इस सिनेरियो के अंदर क्या होगा, इस चीज को अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जो आपकी हाईएस्ट बैंडविड्थ है ना इस नेटवर्क के अंदर, इस कंप्लीट टोपोलॉजी के अंदर, जो आपकी हाईएस्ट नेटवर्क बैंडविड्थ कितनी है, आपकी लिंक बैंडविड्थ कितनी है, 10 GB, राइट? तो उसी को आप क्या कंसिडर करो, उसी को आप एज ए रेफरेंस बैंडविड्थ यूज करो, ये रिकमेंड किया जाता है। तो अगर मैं रेफरेंस बैंडविड्थ यूज करता हूं कितना, 10,000, राइट? रेफरेंस बैंडविड्थ अगर मैं 10,000 यूज करूं, फिर देखो क्या आंसर आएगा। तो ऊपर वाले केस में क्या आएगा, 10,000 डिवाइड बाय 100, कितना आया, 100 आया ना, तो इसकी कॉस्ट आएगी 100, इसकी भी कॉस्ट आएगी कितनी, 100, तो टोटल कॉस्ट कितना हुआ, 200 हुआ ऊपर वाले का कॉस्ट, राइट? बोलो, ठीक है।
एंड अब नीचे वाले का करते हैं। तो अब देखो 10,000 डिवाइड बाय 1 GB मतलब 1000। ओके, तो ये हुआ 10 आया, राइट। एंड यहाँ पे इसका आया 10,000 डिवाइड बाय 10,000 कितना आएगा, 1 आएगा, राइट। तो नीचे वाले की टोटल जो अपनी आप कह सकते हो कॉस्ट है वो कितनी आई, 11 आई। तो ऊपर से कितना आ रहा है, 200 आ रहा है ऊपर से, ठीक है, मतलब 200 आया ऊपर से, और नीचे से कॉस्ट कितनी आ रही थी, ओनली 11। तो किसको प्रेफर करेगा बताओ, इस वाले पाथ को, राइट, नीचे वाले को, लोअर मैट्रिक, करेक्ट। क्लियर हुआ। तो इस, तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली अब सिंपल सी चीज है, अब सिंपल सी चीज है, आपको डेटा भेजना है, आप किधर से भेजना चाहोगे, जो आपकी हाई बैंडविड्थ जहाँ पे आपकी आप है ना, उधर से भेजना चाहोगे, करेक्ट। तो यही आपका बेस्ट पाथ बनना चाहिए था और यही बना आपका। ओके, क्लियर है। बट इस सिनेरियो के अंदर जहाँ पे आपका बैंडविड्थ मतलब कम ज़्यादा होता है, लिंक का बैंडविड्थ, जो आपके लिंक्स है वो आपके, कोई आपका हायर बैंडविड्थ पे कनेक्टेड है, कोई आपका लोअर बैंडविड्थ पे है, तो वहाँ पे हाईएस्ट वाली जो बैंडविड्थ को एज ए रेफरेंस बैंडविड्थ आप कॉन्फ़िगर करवाते हो, ठीक है। बट बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये वैल्यू क्या है आपकी, बाय डिफॉल्ट है, ओके, ये वाली। क्लियर है। फंडा क्लियर हुआ, कॉस्ट का कैसे कैलकुलेट करता है वो, किसी को डाउट इसमें? नितिन, साक्षी, विवेक, धर्मपाल, धर्मपाल, साक्षी, ओके। तो ये था कॉस्ट के बारे में बताया आपको, एंड उसके बारे में और बताया तो यार, मतलब इसमें तो अभी मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ आपको साथ में एक चीज़ और बता देता हूँ। लाइक अभी अपने बात कर रहे हैं ओनली थ्योरी, ठीक है। और जो ये सब हम डिस्कस कर रहे हैं ना, लाइक मैंने आपको बताया इसकी मैट्रिक कॉस्ट होती है, राइट, रेफरेंस बैंडविड्थ 100 होती है बाय डिफॉल्ट, राइट। एंड अभी और कुछ मैं आपको थ्योरी बताने वाला हूँ। तो जो थ्योरी आज मोस्टली जो आपका लेक्चर रहेगा वो आपका थ्योरी पे ही रहेगा, ओके। एंड उसके बाद फिर अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर उसको अपने प्रैक्टिकली करके देखेंगे। क्लियर है। क्योंकि इसका जो ओएसपीएफ है काफ़ी वास्ट टॉपिक है। अगर मैं बात करूँ ना, यहाँ पे इवन सीसीएनए लेवल पे मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा कि मैं आपको ओनली एज पर सिलेबस लेके जाऊंगा, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा ही बताऊंगा। बट वैसे देखा जाए ओएसपीएफ अगर आपको वैसे कंप्लीट करना है ना, तो कम से कम 10 क्लासेस लगती हैं, मतलब है, मतलब 16 से 20 घंटे का टॉपिक है ये, 16 से 20 घंटे लग जाते हैं इसको कवर करने के लिए, ठीक है, ओएसपीएफ को पढ़ाने के लिए। तो ऑब्वियसली वो फिर कहाँ पे होता है आपका, सीसीएनपी एंड सीसीआई के अंदर, मतलब पूरा इन डिटेल बढ़ाया जाता है, ओके। बट यहाँ पे ऑब्वियसली सिलेबस में है, ओके। बट ऐसा भी नहीं है कि अब वैसे एज पर सिलेबस होने को आज ही कंप्लीट करवा दूँ आपको, ठीक है। बट मैं नहीं चाहता कि आपको आधा मतलब नॉलेज मिले, राइट। एटलीस्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको अच्छे से क्लियर हो, एंड एटलीस्ट इतना आपको हो कि आप इंटरव्यूज वगैरह, अगर आपसे सीसीएनए लेवल पे कोई इंटरव्यू के अंदर कोई क्वेश्चन करे ओएसपीएफ के ऊपर, तो आप इजीली उसको आंसर कर पाओ, ठीक है, ओके। एडी वैल्यू बताइए आपको, मैट्रिक बताई, ओके। इट यूजेस मैक्सिमम पाथ इक्वल टू 4, ये वैल्यू है, ये 4 है ना, ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू है। मैक्सिमम पाथ का क्या मतलब है, यहाँ पे मैक्स मतलब मैंने क्या बोला, ओएसपीएफ क्या यूज करता है, मैक्सिमम पाथ 4 यूज करता है बाय डिफॉल्ट। मैक्सिमम पाथ 4 मतलब 4 पाथ को वो बाय डिफॉल्ट यूज करेगा। यहाँ पे मैक्सिमम पाथ 4 का क्या मतलब है, 4 का ये मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल लाइक मेरे को एक नेटवर्क के ऊपर जाना था,
ठीक है, लाइक R1 को R10 पे जाना था, ठीक है, इस पे आना था। एंड ये जो मैट्रिक आ रही है ना, सभी के ऊपर जो मैट्रिक है, सब पे जो मैट्रिक आ रही है वो सेम है। लाइक सपोज करो यहाँ पे मैट्रिक आई 2, यहाँ पे भी मैट्रिक आई 2, यहाँ पे भी मैट्रिक आई 2, यहाँ पे भी, मतलब कोस्ट की वैल्यू, मतलब सपोज करो सारे के सारे लिंक कौन से है, फर्स्ट इथरनेट के है। हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है ना, सारे के सारे लिंक आपके कौन से हो, फर्स्ट इथरनेट के हो, करेक्ट बोलो। और फर्स्ट इथरनेट के होंगे तो क्या होगा, हाँ 100/100 मतलब 1 होगा, राइट। तो 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे, टोटल कितना हुआ, 2 हुआ, राइट। सिमिलर यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, इसका भी 2 और इसका भी 2। तो सबका मैट्रिक मतलब कोस्ट क्या आ रही है, वैल्यू सेम आ रही है। तो अगर सबकी मैट्रिक अगर सेम हो जाए तो उसके बाद आपको बताया हुआ क्या होता है, लोड बैलेंसिंग होती है, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे जब वो लोड बैलेंस करेगा ना, ये R1 जब लोड बैलेंस करेगा तो ये मैक्सिमम पाथ 4 बाय डिफॉल्ट यूज करेगा। चाहे आपके पास यहाँ पे 10 पाथ के थ्रू आपको मैट्रिक सेम हो, बट बाय डिफॉल्ट ये क्या करेगा, सिर्फ 4 के थ्रू ही, पहले 4 के थ्रू वो क्या करेगा, सिर्फ लोड को, डेटा को लोड बैलेंस करेगा। दैट मीन्स अगर मान लो 10 GB भेजना होगा तो 2.5 GB यहाँ से, 2.5 यहाँ से, 2.5 यहाँ से, 2.5 यहाँ से, एंड ये वाला अनयूज रहेगा। क्लियर है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कितने पाथ को सपोर्ट कर सकता है वो, मैक्सिमम 4 को। फंडा क्लियर हुआ, मैक्सिमम पाथ का क्या मतलब है कि अगर जब लोड बैलेंसिंग करवानी हो तो मैक्सिमम पाथ 4 पाथ के थ्रू वो क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट लोड बैलेंस करवाएगा। बट इसको आप अप टू 16 एंड 32 आप कॉन्फ़िगर करवा सकते हो, इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है, ओके। दैट टू डिपेंड्स ऑन आवर डिवाइसेस, ओके। जो आपके डिवाइसेस होते हैं ना, नेटवर्किंग डिवाइसेस, हायर सीरीज के जो राउटर्स होते हैं वो आपको ज़्यादा प्रेफर करेंगे, ज़्यादा मतलब अलाउ करेंगे, ओके, पाथ्स को प्रेफर करवाने के लिए, ठीक है। बट नॉर्मली बाय डिफॉल्ट 4 है। एंड इसको मैं आपको दिखा भी दूंगा, ओके, कि मैक्सिमम पाथ वैल्यू आप कहाँ तक आप कॉन्फ़िगर करवा सकते हो, ठीक है। देखो जो नॉर्मल जो iOS वर्जन्स है ना, जो नॉर्मल वाले वो तो 16 तक ही सपोर्ट करते हैं, ओके। बट जो, हाँ जी, नॉर्मल iOS वाले जो आजकल आते हैं ना, IXR वगैरह, जो मतलब बड़े राउटर्स आ रहे हैं, बट हायर एंड सीरीज के जो राउटर्स आ रहे हैं, ठीक है, वो आपके अप टू 32 भी आप सपोर्ट करवा सकते हो उन पे, मैक्सिमम पाथ, ओके। हाँ जी, ये था आपका मैक्सिमम पाथ के बारे में, ओके। इट सपोर्ट्स मैक्सिमम हॉप काउंट एज अनलिमिटेड। ये क्या करता है, मैक्सिमम हॉप काउंट अनलिमिटेड सपोर्ट करता है। मैक्सिमम हॉप काउंट का क्या मतलब है यहाँ पे, तो जैसे मैक्सिमम पाथ का कोई मतलब था ना, मीनिंग था ना, वैसे ही मैक्सिमम हॉप काउंट का यहाँ पे एक मतलब होता है। अगर मैं बात करूँ ना रिप प्रोटोकॉल की, RIP जो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है, रिप, राइट, ठीक है, इसकी मैक्सिमम हॉप काउंट वैल्यू होती है 15। दैट मीन्स वो 15 डिवाइसेस तक ही क्या कर पाएगा, वो कम्युनिकेट कर पाएगा। अगर मान लो एक सीरीज के अंदर मेरे 15 राउटर ऐसे कनेक्टेड है ना, ठीक है, तो वो 15, मान लो ये मेरा फर्स्ट राउटर है, ये मेरा 15th राउटर, मतलब 15 तक ही वो हॉप काउंट, 15 तक ही वो कम्युनिकेट कर पाएगा। उसके बाद में वो आगे डेटा को नहीं भेजेगा, मतलब इसकी इंफॉर्मेशन आगे वो नहीं भेजेगा, वो आगे कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। क्लियर है, तो जो रिप प्रोटोकॉल है वो यूज होता है कहाँ पे, स्मॉल नेटवर्क्स के अंदर ही आपका यूज होता है, ओके। एंड ऐसे ही अगर मैं जैसे EIGRP की बात करूं, तो EIGRP एक प्रोटोकॉल है, वो भी हाइब्रिड बताया हुआ आपको, राइट। तो EIGRP की बाय डिफॉल्ट हॉप काउंट वैल्यू होती है 100, बट वो सपोर्ट कर सकता है अप टू 255, ओके। ये है बाय डिफॉल्ट हॉप काउंट वैल्यू, बाय डिफॉल्ट। तो बाय डिफॉल्ट दैट मीन्स अगर मान लो 100 राउटर मेरे ऐसे कनेक्टेड है ना EIGRP के अंदर, एक लाइन के अंदर, तो वो अप टू 100 डिवाइसेस तक वो कम्युनिकेट कर पाएगा EIGRP। बट जहां पे कोई बात आई, मान लो ये मेरा कोई 110वां राउटर था, तो यहां से वो इस राउटर तक वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा इन EIGRP, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो इतना सपोर्ट करता है, 100 सपोर्ट करता है, ओके। बट इसको आप अगर मान लो इसको आपको सपोर्ट करवाना है तो आप इसको चेंज करवा सकते हो। इन केस ऑफ EIGRP अप टू 255 सपोर्ट करता है, ओके। तो इसको आप चेंज कर सकते हो इन EIGRP, वो आप CCNP में पढ़ोगे कैसे आप चेंज करवा सकते हो, ठीक है।
और बट इन OSPF तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई लिमिटेशन है ना, जैसे रिप के अंदर एक लिमिटेशन थी, है ना, इस EIGRP में आपका एक लिमिटेशन है बाय डिफॉल्ट 100, राइट। बट ये OSPF है वो क्या करता है, आपका मैक्सिमम हॉप काउंट कितना है इसका, अनलिमिटेड है। दैट मीन्स ये आपका लार्ज नेटवर्क के अंदर भी आपका यूजफुल रहता है। क्लियर है? दैट मीन्स चाहे कितने मर्जी राउटर हो एक सीरीज के अंदर कनेक्टेड, चाहे 300 राउटर कनेक्टेड हैं, यहां से फर्स्ट वाला 300 वाले से कम्युनिकेट कर पाएगा। क्लियर है? बट नॉर्मली ऐसे दिखेगा नहीं आपको एक सीरीज के अंदर ऑब्वियसली, बट कंसेप्ट क्लियर हुआ मैक्सिमम हॉप काउंट का? ओके सो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया OSPF के अंदर, लाइक इसकी एडी वैल्यू ये होती है, मैट्रिक कॉस्ट होती है इसकी, मैक्सिमम पाथ फॉर सपोर्ट करता है, मैक्सिमम हॉप काउंट इसका अनलिमिटेड रहता है। और ये क्या है आपका एक लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है, इसमें इसको फुल इंफॉर्मेशन रहती है आपके नेटवर्क टोपोलॉजी की। ओके क्लियर है यहां तक? हाँ जी, ये तो था अभी थोड़ा सा बेसिक थ्योरी। ओके अब अपना थोड़ा सा इन डिटेल जाने वाले हैं। तो अब इन OSPF it maintains 3 tables। ओके ये क्या करता है, 3 टेबल्स मेंटेन करता है। तो ये टेबल्स की हेल्प से ही वो क्या करता है, मतलब नॉर्मली आपका आप कह सकते हो कम्युनिकेशन आपका रहता है, मतलब उसमें ही आपको मेनली जो सारी इंफॉर्मेशन है इन 3 टेबल्स के अंदर ही होती है। ओके सो कौन कौन सी टेबल होती है इन OSPF? तो पहली होती है आपकी, OSPF लिखने की जरूरत नहीं है, पहली है आपकी नेबर टेबल, दूसरा आपका डेटाबेस टेबल, तीसरा आपका राउटिंग टेबल। तो राउटिंग टेबल तो आपको बताया हुआ है RIB, राइट? बोलो। तो अब हर एक टेबल का क्या यूज है इन OSPF? तो लाइक इन नेबर टेबल, अब सपोज करो लाइक ये R1 था, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, एंड ऐसे यहाँ पे एक और R5 कनेक्टेड था, ऐसे करके ये मेरी टोपोलॉजी है। ओके तो नेबर टेबल में ये क्या करता है, इट कंटेन्स ऑल नेबर्स इंफॉर्मेशन, मतलब जो आपके नेबर होंगे ना उनकी इंफॉर्मेशन रहेगी। ओके नॉर्मली अब मैं आपको बता देता हूँ लाइक नॉर्मली कम्युनिकेशन कैसे होता है। मान लो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ठीक है। तो मान लो अब R1 का नेबर कौन है, R2 है, राइट। मान लो इन दोनों यहाँ पे हमने क्या चलाया हुआ, इस पूरे के अंदर हमने चलाया हुआ था OSPF, ठीक है, इस पूरे नेटवर्क के अंदर तो OSPF चलाया हुआ था। तो R1 का नेबर हुआ कौन, ये दोनों आपस में नेबर हैं और ये दोनों आपस में नेबर है, राइट। ठीक है R2 R3 से कनेक्टेड है, R1 R2 से कनेक्टेड है। तो ये जब आपस में नेबर हुए तो अब R1 के पास इंफॉर्मेशन रहेगी कि मेरा नेबर कौन है, R2 है। और ये जो अपने मान लो इस पे यहाँ पे कोई 10 का नेटवर्क चल रहा था, तो ये अपने नेटवर्क की इंफॉर्मेशन अपने नेबर के साथ शेयर करता है, ठीक है। तो ये अपनी जो अपना नेटवर्क है इसकी इंफॉर्मेशन R2 को दे देगा, और R2 वाला इस पे जो भी नेटवर्क चल रहा है लाइक ये चल रहा है, ये चल रहा है, तो ये इंफॉर्मेशन वो इसको दे देगा, अपने नेबर को दे देगा, इधर भी देगा और ये इधर भी देगा, क्योंकि इधर भी तो है ना, करेक्ट। ओके एंड सिमिलर ये भी इसका नेबर कौन R2 है, तो ये अपनी नेटवर्क इंफॉर्मेशन इसको दे देगा। तो अब इस R2 के पास इंफॉर्मेशन किसकी रहेगी, सबकी रहेगी, राइट। R1 वाले की रहेगी, R3 वाले की रहेगी, R2 वाले की तो है ही है इसके पास में। तो अब ये सारी इंफॉर्मेशन इधर शेयर करेगा, इधर शेयर करेगा, मतलब ऐसे रहता है। क्लियर है? ठीक है। तो अब यहां पे नेबर टेबल के अंदर क्या होता है, मान लो अब अगर मैं यहाँ पे R1 की बात बताऊं तो इसका नेबर कौन होगा, इसका नेबर टेबल के अंदर मान लो ये एक नेबर टेबल है, तो इसमें इंफॉर्मेशन रहेगी R2 इसका नेबर है, ओके, R1 के नेबर टेबल में। सिमिलर अगर मैं R2 की बात करूं, R2 के अंदर नेबर टेबल में आपको मिलेगा कि मेरा नेबर है R1, मेरा नेबर है R3, मेरा नेबर है R5। सिमिलर फॉर R3 लाइक मेरा नेबर है R2 एंड R4, राइट, 2 एंड 4, करेक्ट, ये वाला और ये वाला। एंड R4 के लिए मेरा नेबर कौन है, R3 है, एंड R5 के लिए मेरे नेबर कौन है, R2 है, करेक्ट। और
नॉट ओनली, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन होती है कि ये मेरा नेबर है, पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है, लाइक ये मेरा नेबर है, इस इंटरफेस के थ्रू कनेक्टेड है, ओके। एंड इस पे कुछ टाइमर्स भी चलते हैं, वो आप अपने आगे डिस्कस करेंगे। तो इवन जब मैं आपको नेबर टेबल दिखाऊंगा ना, तो उसमें मैं आपको उसके जो सारे जो कंटेंट होते हैं ना, उस हर एक कंटेंट के बारे में अपने बात कर लेंगे, ठीक है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन वहाँ पे रहती है। क्लियर है? बट मेनली अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि नेबर टेबल में क्या होता है, आपके नेबर्स की इन्फॉर्मेशन रहती है, ठीक है। बोलिए। हाँ जी। तो अब नेबर सब इनको पता चल गया ना कि इसका नेबर R1 का नेबर R2 है, और R2 का नेबर लाइक R1 R3 R5 है। तो अब ये R1 वाला अपने जो, मान लो इसके पास कुछ राउट्स थे, तो ये अपने राउट्स की इन्फॉर्मेशन किसको देगा, अपने नेबर को देगा, मतलब अपने नेबर को भेजेगा, ठीक है। एंड ऐसे ही R2 वाला ये सारे नेटवर्क इन्फॉर्मेशन अपने नेबर को दे देगा, मतलब R1 को दे देगा, ठीक है। तो ये सारे राउट्स वो कहाँ पे स्टोर होते हैं, डेटाबेस टेबल के अंदर। तो डेटाबेस टेबल it used to store all routes information in the form of LSAs। मतलब एक टर्म यूज किया गया यहाँ पे डेटाबेस के अंदर। आपको वहां पे जब भी आपको डेटाबेस टेबल आपको दिखाऊंगा ना, तो वहां पे आपको वो डेटाबेस टेबल LSA की फॉर्म में आपको दिखेगी, ठीक है, मतलब LSA1 LSA2 LSA3 ऐसे करके। अब LSA क्या है, LSA कुछ नहीं है, लाइक इसका जैसे नाम है, फुल फॉर्म अगर मैं इसकी बताऊं, लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट, ठीक है, लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट, ओके। तो नाम से जैसे पता चल रहा है कि लिंक स्टेट मतलब अपने लिंक्स की इंफॉर्मेशन वो क्या कर रहा है, एडवर्टाइज कर रहा है, ठीक है। उसमें नॉर्मली क्या होगा, LSA के अंदर आपको आपके जो लिंक्स की इंफॉर्मेशन ही आपको एक्सचेंज की जाएगी इन द फॉर्म ऑफ LSAs। तो LSA आपके, आप कह सकते हो आपके राउट्स ही होते हैं मोस्टली, ओके। बताइए, क्लियर है? तो यहाँ पे जो सारे के सारे राउट्स मैं आपको यहाँ पे जैसे आपको बताया ना थोड़ी देर पहले कि यहाँ पे इसमें बताता हूँ आपको, जैसे मान लो R2 वाला अपने राउट्स इन्फॉर्मेशन इधर दे देगा, R1 वाला अपने राउट्स की इन्फॉर्मेशन अपने नेबर R2 को दे देगा, राइट। तो ये सारे राउट्स किस फॉर्म में एक्सचेंज होने वाले हैं, LSA की फॉर्म में एक्सचेंज होंगे। और वो कहाँ पे स्टोर होंगे एक्चुअली, वो आपके स्टोर होंगे डेटाबेस टेबल के अंदर। क्लियर है? ओके, ठीक है। अब अगर मैं अब यहाँ पे एक और चीज बात करूँ, राउटिंग टेबल का क्या यूज है फिर, क्योंकि आपको राउट्स तो आपको नेबर में सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन होती है कि आपके नेबर कौन कौन है, ओके। कि आपका नेबर लाइक मेरा नेबर कौन है, वो सब इंफॉर्मेशन होती है, उसमें आपको राउट्स की इंफॉर्मेशन नहीं होती, ओके। बट यहाँ पे डेटाबेस टेबल में आपको राउट्स की इंफॉर्मेशन होती है, ओके। तो यहाँ पे क्या करता है ये ओनली नेबर बताता है कि मेरा नेबर कौन है, मेरा नेबर R2 है, या R2 के लिए मेरा नेबर R3 है, लाइक दैट, ओके। अब देखो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अब देखो मान लो ऐसे करके R1 R2 R3, ओके। यहाँ पे सपोज करो 12 का नेटवर्क चल रहा है, 12.1 12.2, यहाँ पे सपोज करो 10 का नेटवर्क चल रहा है, ओके। यहाँ पे सपोज करो 20 का चल रहा है, 23.2 एंड 23.3 ऐसे करके, और यहाँ पे सपोज करो 30 का नेटवर्क चल रहा है ऐसे करके, ठीक है। तो अभी क्या होगा, जब आप R1 का मान लो यहाँ पे OSPF चलाया हुआ है आपने, ठीक है, तो हर एक राउटर पे आपको यहाँ पे इसके पास 10 की इन्फॉर्मेशन भी होगी, ठीक है, 12 की इन्फॉर्मेशन होगी। बाय अभी इनिशियली इसके पास कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है, 10 और 12 की है, राइट। इनिशियली इसके पास किस किस की इन्फॉर्मेशन है, 12 की है और 23 की है, राइट। इसके पास किस किस की इन्फॉर्मेशन है, 23 की है और 30 की है, करेक्ट। ये राउट्स की इन्फॉर्मेशन है इसके पास में, ओके। एंड अब इसके नेबर कौन है, R1 का नेबर कौन है, ये तो थी मेरी डेटाबेस टेबल, राइट, बाय डिफॉल्ट। अभी अभी तक कुछ एक्सचेंज नहीं हुआ है, मैं एक्सचेंज होने से पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये था सारा डेटाबेस टेबल, मतलब आपके पास ये राउट्स थे, ओके।
क्लियर है, मतलब ये नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन आपके पास थी। अब आपकी क्या हुई, ओएसपीएफ नेबरशिप आई। तो R1 की नेबर टेबल के अंदर आपका नेबर कौन है, R2 है। दैट मीन्स R1 क्या करेगा, आपका ये डेटाबेस टेबल है ना, वो किसको एक्सचेंज करेगा, R2 को भेजेगा। दैट मीन्स अपने ये राउट्स की इन्फॉर्मेशन इसको दे देगा, R2 को दे देगा। तो इसको पता चल जाएगा। अभी इसके पास ये देखेगा 12 तो मैं खुद ही कनेक्टेड है ना, मैं उधर से क्यों लूं, है ना, ठीक है। बट इसको पता चल जाएगा कि मैं 10 पे जा सकता हूं, किसके थ्रू, वाया R1। क्लियर है, बताइए। एंड सिमिलर, अब R2 के पास मान लो, ये R2 के अगर मैं नेबर टेबल की बात करूं, अब इसमें R2 के नेबर हैं R1 एंड R3, राइट। तो जब ये डेटाबेस टेबल जब ये भेजेगा, मान लो सिमिलर, मान लो इधर से भी जब इसको इधर से आया होगा, मान लो इसका भी R3 का नेबर कौन है, R2 है आपका। तो ये R3 अपनी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन किसको देगा, इसको देगा, राइट। तो ये 30 भी स्टोर कर लेगा, राइट, कि 30 पे जा सकता हूँ किसके थ्रू, R3 के थ्रू, हाँ है ना, बताओ। ये ओएसपीएफ के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन भेजेगा। तो ओएसपीएफ भेजेगा कि ये भेजेगा, बोलेगा कि हाँ मेरे पास ये नेटवर्क है 23 और 30, इस पे आप पहुंच सकते हो, 23 और 30 के थ्रू, मेरे थ्रू आप जा सकते हो, ठीक है, ओके। तो अब ये जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है वो किसको दे, अपनी किसके साथ शेयर करेगा, ओनली अपने नेबर्स के साथ। और इसका नेबर कौन है, अभी R2 है, तो R2 को भेजेगा। क्लियर है, तो अब इसको पता चल गया। अब ये R2 वाला ये इन्फॉर्मेशन किस किस को भेजेगा, अपने नेबर्स को। नेबर कौन कौन है, R1 है और R3 है, तो R1 को भेज देगा और R3 को भेज देगा ये सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो अब R1 को ये पता है कि 10 और 12 तो मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड है, राइट, 10 वाला 12 वाला, ठीक है। तो मैं इसको तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, बट इनको एक्सेप्ट कर लेगा ना 23 और 30 को। तो 23 और 30 को एक्सेप्ट कर लेगा और किसके थ्रू, वाया R2 वो पहुंच सकता है, राइट, क्योंकि R2 के थ्रू उसको इन्फॉर्मेशन मिली ना, इसको R1 को। बताओ, हेलो। सिमिलर R3 को इधर से जब इसने इधर इसने ये अपडेट भेजा, ये सारे अपडेट इधर भेजे, तो ये 23 और 30 तो कनेक्टेड थे इसके पास में, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, राइट, ठीक है। बट जो 12 वाला है, 10 वाला है, उसको एक्सेप्ट कर लेगा, 10 और 12 वाले को। और वाया किसके थ्रू जा सकता है, मतलब किसके थ्रू उसको इन्फॉर्मेशन मिली, R2 के थ्रू, राइट, हाँ है ना। तो ऐसे करके वो क्या करते हैं, राउट्स वगैरह एक्सचेंज करते हैं। तो यहाँ पे नेबर टेबल का मेन रोल यही होता है, वो सिर्फ ओनली नेबर्स बताता है और उसके साथ में फिर वो अपने राउट्स एक्सचेंज करता है। क्लियर है, किसको डाउट था नेबर टेबल में, क्लियर हुआ। तो ये तो था अभी तक हमने डिस्कस किया, आपको मैंने बता दिया नेबर टेबल और डेटाबेस टेबल, और नॉर्मली वो कम्युनिकेट कैसे होता है ना एक राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर, नॉट ओनली ओएसपीएफ, लाइक दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल भी, लाइक रिप और EIGRP प्रोटोकॉल भी आप कह सकते हो, ठीक है, सेम आपका वे रहता है कम्युनिकेशन का। तो अब अगर बात करते हैं राउटिंग टेबल का क्या यूज़ है। अब यहाँ पे सपोज करो, अब ऐसा भी तो हो सकता था ना कि मेरे पास, मतलब यहाँ तक जाने के लिए मेरे पास मल्टीपल पाथ अवेलेबल है। तो अब क्या होगा, R1 के पास इसके डेटाबेस टेबल में मान लो ये जो 20 का नेटवर्क है, ठीक है, तो इसके पास जो 20 का नेटवर्क आया वो आया वाया R2 एंड वाया R3 दोनों के थ्रू आया, राइट। तो इसकी डेटाबेस टेबल में ये क्या है, आपकी डेटाबेस टेबल है, ओके। R1 की डेटाबेस टेबल के अंदर आपको मैंने क्या बोला है, डेटाबेस टेबल में क्या होता है, ऑल राउट्स इन्फॉर्मेशन, मतलब जितने भी राउट्स हैं सारी राउट्स इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, मतलब जो पॉसिबल पाथ है, मतलब जहां तक आप पहुंच सकते हो, ठीक है, तो उनकी सारी इन्फॉर्मेशन। तो अब ये भी देगा 20 वाले की इन्फॉर्मेशन इसको, और ये भी देगा, राइट। तो इसकी डेटाबेस टेबल में ये दोनों आपको दिखेंगे कि वो 20 पे आप वाया R2 भी जा सकते हो, R3 भी जा सकते हो। बट जो राउटिंग टेबल होती है वहां पे आपका कौन सा रहता है, इट इज यूज्ड टू स्टोर बेस्ट पाथ इन्फॉर्मेशन। ये तो आपको बताया हो ना पहले ही, राउटिंग टेबल होती क्या है, बेस्ट पाथ स्टोर करती है, और बेस्ड ऑन राउटिंग टेबल ही राउटर क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। तो जब भी राउटर को कम्युनिकेट करना होगा वो अपना राउटिंग टेबल चेकअप करेगा, राउटिंग टेबल के अंदर देखेगा अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन है उस राउट्स की तो वो डेटा भेज देगा, अगर नहीं है राउटिंग टेबल में तो वो ड्रॉप कर देता है, राइट। तो राउटिंग टेबल में वो क्या करता है, बेस्ट पाथ स्टोर करता है। तो अब यहाँ पे इन दोनों में से बेस्ट कैसे बनेगा, तो यहाँ पे क्या होता है,
जो OSPF है वो क्या करता है, OSPF एक एल्गोरिथम यूज करता है, SPF एल्गोरिथम, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिथम। ठीक है, लिखवा देता हूं यहां पे आपको, यहां पे लिखा देता हूं। OSPF uses SPF algorithm to calculate the best path। एंड उस एल्गोरिथम में वो क्या करता है, वो वही कोस्ट वाला फार्मूला यूज करता है। ठीक है, उस एल्गोरिथम के अंदर कोस्ट का जो फार्मूला है ना, जो मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, क्या फार्मूला था, 100 डिवाइड बाय लिंक बैंडविड्थ, राइट, तो वो यूज करेगा। तो एसपीएफ एल्गोरिथम में अब यही होगा, यहाँ पे अब दो पॉसिबल पाथ थे ना, यहाँ पे ओएसपीएफ क्या करेगा, एसपीएफ रन, मतलब एसपीएफ रन करेगा आपकी डेटाबेस टेबल पे। दैट मीन्स जो भी आपके यहाँ पे आपके इंफॉर्मेशन आपके यहाँ पे स्टोर हो रखी है ना, ठीक है, राउट्स आपके यहाँ पे जो स्टोर हो रखे हैं इस डेटाबेस टेबल में, जो भी आपका मिले, आपको राउट्स मिले, तो उस पे वो एसपीएफ चलाएगा। दैट मीन्स वो क्या करेगा, कॉस्ट कैलकुलेट करेगा। तो इधर से कॉस्ट कैलकुलेट करेगा, इधर से कॉस्ट कैलकुलेट करेगा। सपोज करो इधर से कॉस्ट आई 2 आया, इधर से कॉस्ट आया मेरा 3 आया, तो बेस्ट कौन सा हुआ बताओ, ऊपर वाला, राइट, 2 वाला, करेक्ट, क्योंकि उसकी मैट्रिक कॉस्ट कम है। तो फिर वो क्या करेगा, किस में स्टोर कर देगा उस पाथ को, इस वाले पाथ को, वाया R2 वाला पाथ आपकी राउटिंग टेबल में स्टोर कर देगा। क्लियर है। तो अगर मान लो ये डाउन हुआ, मान लो अगर मान लो R2 का लिए लिंक डाउन हो गया, इन दैट केस अब यहाँ पे चेंज हुआ ना आपकी टोपोलॉजी के अंदर, तो आपका एसपीएफ वापस से रन होगा आपकी डेटाबेस टेबल के ऊपर। ठीक है, वो वापस से रन करेगा डेटाबेस टेबल के ऊपर। अब देखेगा और कौन सा पॉसिबल पाथ, हाँ देखेगा, हाँ ये पाथ अवेलेबल है, इसकी कॉस्ट 3 है। अब एक ही पाथ अवेलेबल था, राइट, जिसकी कॉस्ट 3 है, उसको क्या मान लेगा, बेस्ट मान लेगा, अगर वो डाउन होता है, अगर ये वाला आपका डाउन होता है तो। क्लियर है। ओके, बोलिए किसी को डाउट हो। और ऐसा तो नहीं लग रहा कि थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, या फिर मतलब थोड़ा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। हाँ वही चीज़ है, बट अभी और भी कई नई चीज़ें आएंगी, मैं वो कह रहा हूँ। टेक्निकली तो आप समझ आ रहा है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि ऊपर से जा रहा हूँ। ठीक है, हाँ, क्योंकि वैसे तो ओएसपीएफ वैसे भी थोड़ा लेंथी मतलब है, इसका टॉपिक ही ऐसे ही है ओएसपीएफ वाला। आज तो कोई और कोई ज्वाइन ही नहीं हुआ, 4 लोग हो सिर्फ। आप लोगों ने क्या व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है क्या। विवेक, नितिन, हेलो, ओके, चलिए। ये समझ हुआ। टेबल के अंदर किसी को डाउट हो बताओ, ओएसपीएफ नेबर टेबल्स के अंदर। ओके, अब अपने बात करते हैं ओएसपीएफ पैकेट टाइप्स के बारे में। ओएसपीएफ के अंदर कौन कौन से पैकेट्स वो एक्सचेंज करता है, ठीक है, उसके टाइप्स होते हैं। पहला है आपका हेलो पैकेट, ओके। दूसरा है आपका डीबीडी, डेटाबेस डिस्क्रिप्टर, ओके। तीसरा होता है आपका एलएसआर, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट। फोर्थ है आपका एलएसयू, लिंक स्टेट अपडेट। फिफ्थ है आपका एलएसएक,
लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट। क्लियर है? तो ये 5 टाइप्स के आपके पैकेट्स होते हैं इन OSPF। ठीक है, तो वन बाय वन डिस्कस किया जाए सभी के बारे में। ओके, पहला है आपका हेलो मैसेज। तो हेलो मैसेज क्या होता है? बेसिकली इट इज यूज्ड टू डिस्कवर नेबर्स एंड आल्सो यूज्ड फॉर कीप अलाइव पर्पस। ठीक है, तो हेलो का क्या यूज है? टू डिस्कवर नेबर, मतलब नेबरशिप बनाने के लिए, अपने नेबर्स को डिस्कवर करने के लिए आप हेलो यूज करते हो। हेलो पैकेट आप यूज करते हो OSPF में। एंड साथ में कीप अलाइव पर्पस के लिए भी OSPF हेलो पैकेट का यूज किया जाता है। क्लियर है? तो नेबर डिस्कवरी के लिए कैसे? फॉर एग्जाम्पल मान लो ऐसे करके मेरे राउटर्स थे, ऐसे करके यहाँ पे एक और राउटर था। ओके, लाइक R1 R2 R3 R4 ऐसे करके। ओके, सपोज करो यहाँ पे मैंने OSPF चलाया। ठीक है, तो अब ये क्या है? जैसे मैंने OSPF चलाया ना, मैंने बताया OSPF चले इस पे, इस वाले इंटरफेस पे और इस वाले पे। ठीक है, मैंने दोनों पे चला दिया। तो अब ये क्या करेगा? ये स्टार्ट कर देगा हेलो भेजना, मतलब कि सामने से मेरे को, मतलब सामने से मेरे को हेलो आ जाए। ओके, दैट मीन्स अगर सामने से भी हेलो आ गया, दैट मीन्स फिर क्या होगा? मतलब नेबर डिस्कवर हो जाएगा, राइट? काइंड ऑफ आपकी नेबरशिप फिर बन जाएगी। ओके, मतलब ऐसे नहीं बनती, वो एक स्टेट्स होती है, उसमें नेबरशिप स्टेट होते हैं, उसके थ्रू बनती है, वो आपको बताया जाएगा। ओके, मोस्टली वो टॉपिक अपने कल डिस्कस करेंगे, नेबरशिप स्टेट्स आपकी रहेगी, तो कल डिस्कस किया जाएगा। बट मेरे कहने मतलब ये है कि जैसे आपने कन्फिगर किया हेलो भेजेगा, दैट मीन्स उससे वो क्या कर रहा है? नेबर को डिस्कवर कर रहा है हेलो मैसेज से। तो फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझो कि आप क्या करते हो? आप फोन मिलाते हो किसी को, राइट? आप क्या करते हो? आप कॉल करते हो, राइट? तो आप कॉल करते हो किसी को, तो पहले वो बेल होती है, देन घंटी जाती है आपकी, फिर आप बाद में आप क्या करते हो? इनिशियली आप हेलो हेलो बोलते हो, राइट? है ना? बताइए, अरे बोलो। आप हेलो हेलो करके आप बोलते हो हेलो, सामने फिर आवाज आती है हेलो। ठीक है, तो अगर सामने से आवाज आ गई हेलो, दैट मीन्स आप श्योर हो जाते हो ना, हाँ मेरा नेबर डिस्कवर हो गया, मतलब सामने वाला है, अवेलेबल है, राइट? करेक्ट? फिर आप बात स्टार्ट कर देते हो। बट अगर मान लो आपने एक साइड पे आपने मतलब ये ओनली हेलो बोला, बट सामने से कोई आ ही नहीं रहा, रिप्लाई नहीं आ रहा, तो आप क्या करते हो? मतलब आपकी फिर बात होती है क्या आगे? नहीं होती, राइट? ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पे भी। जो हेलो है वो क्या करता है? नेबर को डिस्कवर करने के लिए यूज होता है। तो नॉर्मली क्या होगा, मान लो अगर मेरा यहाँ पे भी अगर OSPF चल रहा है इस वाले इंटरफेस पे, ठीक है, तो इस वाले इंटरफेस पे अगर OSPF चल रहा है, तो ये भी इधर से क्या करेगा? हेलो भेजेगा। तो जैसे इन दोनों ने एक दूसरे को हेलो भेज दिया, इसने भी इधर सामने से हेलो भेज दिया, मतलब मान लो आप कॉल कर रहे हो, दोनों साइड से अगर आपने हेलो भेज दिया, दैट मीन्स आपके ये नेबर आपको बन जाएगी, नेबरशिप आपकी बन जाएगी। ठीक है, अभी इतने समझो आप कि एक बार जैसे दोनों ने हेलो भेज दिया, दैट मीन्स आपके नेबर आपके बन गए। ठीक है, बट वो मैं अभी भी बता रहा हूँ आपको, वो एक स्टेट्स के थ्रू आपका जाता है, और वो स्टेट्स आपको पूरी कल आपको इन डिटेल डिस्कस की जाएगी। ठीक है, ओके। तो जैसे इन्होंने हेलो भेजा, नेबरशिप बन गई। ठीक है, तो एक तो हुआ नेबर डिस्कवरी, मतलब टू डिस्कवर नेबर आप क्या यूज कर रहे हो? हेलो यूज कर रहे हो। ठीक है, दूसरा क्या है? कीप अलाइव पर्पस। कीप अलाइव पर्पस का क्या मतलब है? कीप अलाइव पर्पस का मैंने आपको आई थिंक पहले बताया था, CTP के केस में बताया था ना, होल्ड डाउन टाइमर बताया था, राइट? तो सिमिलर यहाँ पे ये जो हेलो है वो कीप अलाइव पर्पस का भी काम करता है। कैसे करता है? ये हर इसका एक हेलो टाइम होता है, हेलो टाइम होता है इसका 10 सेकेंड। दैट मीन्स आफ्टर ईच एंड एवरी 10 सेकेंड वो क्या करेगा? हेलो भेजता रहेगा। एंड एक होता है इसका, इसको बोलते हो यहाँ पे
डेड टाइमर बोलते हैं यहाँ पे OSPF में, ठीक है, डेड टाइम बोला जाता है, वो होता है आपका 40 सेकेंड। दैट मीन्स हेलो टाइम 10 सेकेंड है। OSPF टाइमर्स की अगर मैं बात करूँ, ये मेनली आपके दो टाइमर हैं, एक और होता है वेट टाइमर, चलो मैं आपको ये बाद में बता दूंगा। ओके, तो जैसे हेलो टाइम है 10 सेकेंड, दैट मीन्स हर 10 सेकेंड बाद वो क्या करेगा, वो आपको मैसेज भेजता रहेगा। 1 सेकेंड, चलो चलिए। मैं यहाँ पे ये बता रहा था आपको कि हर 10 सेकंड बाद वो क्या करता रहेगा। मान लो R2 इसको मान लो हेलो भेज रहा है, ठीक है, इसने पहले हेलो भेजा, इसने इसको हेलो भेजा, नेबरशिप आप आ गई, राइट। अब R2 को पता है कि R2 का नेबर कौन है, R2 का नेबर है सपोज करो R3 इसका नेबर है, एंड R3 को पता है कि मेरे नेबर कौन है, R3 का नेबर है कौन, R2 है, राइट। ठीक है, पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इन बिटवीन आपका नेबरशिप मतलब ये नेबरशिप आपका ब्रेक हो जाए, आपका लिंक आपका डाउन हो जाए, राइट। तो इनको पता कैसे चलेगा कि आपका नेबर अप है या नहीं है। ओके, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, वो हेलो मैसेज भेजते रहते हैं एक दूसरे को आफ्टर एवरी 10 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे ये 10 आफ्टर एवरी 10 सेकेंड वो हेलो मैसेज भेजता रहता है, एंड फिर इसका डेड टाइमर स्टार्ट हो जाता है, मतलब वेट करता है अपने 40 सेकेंड के लिए कि मेरे को सामने से रिप्लाई आए, सामने से हेलो आ जाए। तो जैसे इसने हेलो भेजा, डेड टाइमर स्टार्ट हो जाए 40, 39, 38। अगर सामने, अगर मान लो ये आपका लिंक अप है, दैट मीन सामने से हेलो आ जाएगा, राइट। सामने से हेलो आ जाएगा तो जैसे ही 31, 30 होगा वो वापस से रिफ्रेश हो जाएगा 40 तक, राइट, क्योंकि सामने से हेलो आ गया। ओके, बट अगर मान लो लिंक डाउन हो जाए, इन दैट के सामने से कोई हेलो नहीं आएगा ना, तो ये जैसे ही हो डेड टाइमर है आपका एक्सपायर होगा, तो ये आपका जो नेबरशिप है वो ब्रेक कर लेता है। R2 वाला अपना हटा देगा नेबरशिप की, R3 मेरा अब नेबर नहीं है, वो नेबर टेबल से हटा देगा इसकी इन्फॉर्मेशन, एंड जो राउट्स इसको यहाँ से मिले थे ना वो भी हटा देगा अपनी डेटाबेस टेबल से। सिमिलर R3 भी करेगा फिर कि अगर मान लो सामने से हेलो नहीं आया, मतलब इसके डेड टाइमर तक, मतलब 40 सेकंड तक सामने से कोई हेलो आए नहीं, ठीक है, R2 से, तो वो क्या करेगा, पहले तो अपने नेबर से अपना मतलब नेबर टेबल से ये नेबर हटा देगा, और इस नेबर से जो जो राउट्स मिले थे डेटाबेस टेबल में वो सब भी हटा देगा, क्योंकि अब उसके साथ रीचेबिलिटी नहीं है, तो फिर वो राउट्स को लेके क्या करेगा, राइट। क्लियर है, बताइए। हाँ जी, तो ये काम होता है हेलो एंड कीप अलाइव का, सॉरी, ये काम होता है मेनली हेलो का, जो जिसका मेनली फंक्शन है टू डिस्कवर नेबर एंड कीप अलाइव। ओके, एनी डाउट किसी को अभी तक। ओके, तो ये था पहला आपका हेलो। अब अपने बात करते हैं दूसरा, डीबीडी, डेटाबेस डिस्क्रिप्टर। ओके, तो अभी देखो, मान लो डेटाबेस डिस्क्रिप्टर है क्या, मैं आपको बता देता हूँ। इट इज यूज्ड टू डिफाइन दी, डिफाइन कह दो या डिस्क्राइब कह दो, ओके, डिफाइन कह दो या फिर आप कह सकते हो डिफाइन और डिस्क्राइब, क्योंकि डिस्क्रिप्टर है ना, नाम से पता चल रहा है डिस्क्राइब, सॉरी, इट इज यूज्ड टू डिफाइन और डिस्क्राइब द डेटाबेस टेबल इंफॉर्मेशन। जो भी आपके डेटाबेस टेबल के अंदर जो आपकी इंफॉर्मेशन है उसको आपको अगर डिस्क्राइब करना है अपने नेबर को, तो किसके थ्रू आप डिस्क्राइब करवाते हो, डीबीडी के थ्रू। ओके, तो इसका यूज क्या है मेनली डीबीडी का, अभी देखो आप, मान लो इसके पास 3 नेटवर्क थे, ओके, लाइक 1 का नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है इसके पास, 2 के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है इसके पास, 3 के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है इसके पास लाइक 2 के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है इसके पास, 3 के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है इसके पास, लाइक R1 है, ये आपका R2 है, एंड इसके पास एक 5 वाले की इंफॉर्मेशन है। ओके, ठीक है, तो इनिशियली मान लो पहले जैसे मैंने OSPF चलाया, ठीक है, तो ये नेबर बने, लाइक R1 का नेबर बन गया R2 नेबर बन गया, और R2 का नेबर बन गया R1। ओके, तो ऐसा नहीं है कि नेबर बनते ही वो सारे के सारे राउट्स वो इधर भेज देगा एंड ये सारे राउट्स वो इधर भेज देगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है।
तो अभी नॉर्मली यहाँ पे होता क्या है, ये जो डेटा जो आपके राउट्स है ना, ठीक है, जो आपके डेटाबेस टेबल के अंदर ये जितने भी आपके राउट्स हैं सारे के सारे कहाँ पे नॉर्मली होते हैं आपके डेटाबेस टेबल में, राइट। तो हर एक आपके डेटाबेस टेबल को एक सीक्वेंस नंबर असाइन होता है, ठीक है। एक डीबीडी में आपका एक सीक्वेंस नंबर असाइन होगा, ठीक है, जिसकी रेंज होती है 0x800000001 से लेके 0x8 ऐसे करके, मतलब इस रेंज के अंदर, ओके, ठीक है। इस रेंज के अंदर आपको मान लो पहला कोई राउट है तो उसको ये सीक्वेंस नंबर मिल जाएगा, ठीक है, दूसरा कोई है तो उसको 02 मिल जाएगा, तीसरा 03 मिल जाएगा, ऐसे करके। क्लियर है? ओके। तो एक सीक्वेंस नंबर आपको असाइन हो जाता है आपके राउट्स को, ठीक है। तो अब ये क्या करता है, अब देखो अगर मान लो यहाँ पे डीबीडी नहीं होता, अगर ये सीक्वेंस नंबर ये सब नहीं होता, तो नॉर्मली क्या होता, अगर मान लो यहाँ पे सपोज करो मेरा ये लिंक यूज हो रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे सारे सारे नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन इधर भेजता, ये सारे नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन मैं इधर भेजता, ठीक है, तो अब इसके पास ऑलरेडी 2 और 3 की इन्फॉर्मेशन है ना, एंड इसके पास भी तो 2 और 3 की इन्फॉर्मेशन है ना, तो इनको क्या ये नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने की जरूरत थी क्या, बताओ, बोलिए। नहीं जरूरत है ना, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है उनकी, करेक्ट, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अगर वो डेटाबेस डिस्क्रिप्टर नहीं होता, इन दैट केस क्या होता आपका, ज्यादा बैंडविड्थ यूटिलाइज होता, बैंडविड्थ कंजप्शन क्या होता आपका ज्यादा होता। उसी चीज को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे क्या हुआ, मतलब ओएसपीएफ के अंदर क्या लाया गया, एक डीबीडी लेके आया गया, डीबीडी पैकेट टाइप मैसेज, ओके, जिसके अंदर हर एक राउट को एक सीक्वेंस नंबर दिया गया। तो सपोज करो यही इसके क्या है, सपोज करो सीक्वेंस नंबर है, लाइक ये एक राउट था, उसका सीक्वेंस नंबर 1 है, 2 है, 3 है, इसका 2 3 5, ओके, ऐसे करके। तो अब देखो इनिशियली वो क्या करता है, वो पूरा राउट्स इन्फॉर्मेशन नहीं भेजता, ओके। मान लो एक राउट की इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं है कि उसमें लाइक मान लो एक 34 बिट का मान लो कोई आईपी है, देन उसके बाद में उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लग के जाती है, आईपी हेडर लग के जाता है, ठीक है, 32 बिट का आईपी हेडर होता है, ओएसपीएफ हेडर, ओके। तो ऐसे करके मतलब काफी सारी इन्फॉर्मेशन आपकी रहती है एक एक आप कह सकते हो एक राउट के अंदर, ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वो सिर्फ ओनली सीक्वेंस नंबर एक्सचेंज करेगा, ओके। अब ऑब्वियसली इनको पता तो होना चाहिए ना सामने वाले के पास कौन सा नेटवर्क है, मेरे वाले के पास कौन सा नेटवर्क है, तो कैसे पता चलेगा, वो डीबीडी क्या करता है, ओनली सीक्वेंस नंबर एक्सचेंज करेगा, वो पूरे राउट्स की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं करेगा, ओनली क्या बताएगा कि मेरे पास ये सीक्वेंस नंबर के राउट्स अवेलेबल हैं। तो R1 इसके बाद जैसी इंफॉर्मेशन आई कि R1 के पास कौन कौन से सीक्वेंस नंबर इंफॉर्मेशन है 1 2 और 3 की, अब ये अपना मैच करेगा, R2 मैच करेगा कि मेरे पास 2 और 3 तो ऑलरेडी है, राइट। तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे पास क्या नहीं है, 1 नहीं है, राइट, हाँ है ना, पता चल जाएगा ना इसको कि इसके पास कोई वो वाला राउट नहीं है जिसका सीक्वेंस नंबर क्या है, 1 है। सिमिलर जब इसके पास ये जब डीबीडी इसको भेजेगा, तो डीबीडी आप कह सकते हो एक स्मॉल आपका एक पैकेट होता है, स्मॉल पैकेट, मतलब एक स्मॉल साइज का आपका पैकेट होता है, मतलब जिसमें आपका ज्यादा बैंडविड्थ आपका यूज नहीं होता, ठीक है। नॉर्मली अगर आपका राउट्स एक्सचेंज किए जाते हैं ना, वो आपका काफी आप कह सकते हो काफी एक बड़ा पैकेट होता है जिसमें आपका मेनली ज्यादा बैंडविड्थ आपका कंज्यूम होता है, ओके। तो अब R2 जब इसने इधर अपना डीबीडी भेजा, तो R1 को क्या पता चला कि R2 के पास कौन कौन से अवेलेबल है, R2 के पास अवेलेबल है कौन कौन से 2 3 और 5, तो ये देखेगा मेरे पास 2 और 3 तो ऑलरेडी है, मेरे पास कौन सा नहीं है, 5 वाला नहीं है, करेक्ट। तो दोनों को पता भी चल गया ना कि मेरे पास कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं है जो सामने वाले के पास है, ओके, बोलिए। तो अब क्या होगा, अब यहां पे तीसरा पैकेट आता है LSR, जिसको बोलते हो आप लिंक स्टेट रिक्वेस्ट। अब देखो अब इसको पता चल गया, लाइक R1 को पता चल गया मेरे पास 5 वाला नहीं है, और R2 को पता चल गया मेरे पास 1 वाला नहीं था, राइट, हाँ है ना, पता चल गया था ना। तो LSR के अंदर वो क्या करेंगे, इट इज एन रिक्वेस्ट मैसेज टू गेट
कंप्लीट राउट्स इन्फॉर्मेशन। अगर मान लो आपको अब पूरे राउट की इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, अब इसको पता चल गया, R1 को पता चल गया कि मेरे पास 5 वाला नहीं है, तो अब इसको पूरे जो मतलब 5 के अंदर जो राउट अवेलेबल है ना, उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कौन सा राउट है वो, राइट। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये LSR भेजता है। मतलब अब R1 क्या करेगा, एक LSR भेजेगा, LSR मतलब एक रिक्वेस्ट भेजेगा R2 को कि मेरे को मतलब जो 5 वाला जो सीक्वेंस नंबर का जो आपके पास डेटाबेस है, DBD है, उसका मेरे मेरे को पूरा कंप्लीट राउट्स की उसकी राउट्स की इंफॉर्मेशन भेजो। ठीक है, फिर R2 क्या करेगा, R2 फिर उसको फोर्थ वाला मैसेज LSU लिंक स्टेट अपडेट, अपडेट के अंदर क्या होगा, इट विल एक्सचेंज फुल राउट इंफॉर्मेशन। ओके, फुल राउट इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो LSU के अंदर जाके अब जैसे इसके पास जब 5 आया, अब R2 पता चल गया कि सामने वाला राउटर है, मेरा नेबर R1 है, वो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है 5 के लिए। अब वो क्या करेगा, जो 5 वाले पे मान लो मेरा नेटवर्क चल रहा था, लाइक 50 का नेटवर्क चल रहा था, अब ये जो नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन है, राउट की इन्फॉर्मेशन है, अब वो उसको देगा इन द फॉर्म ऑफ LSU। क्लियर है। एंड सिमिलर R2 भी क्या करेगा, एक LSR भेजेगा, राइट, किसके लिए, 1 के लिए। फिर R1 क्या करेगा, R1 उसको LSU भेजेगा, राइट। बताइए, इस टोपोलॉजी की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले की, लाइक R2 को 1 के बारे में नहीं पता था, राइट। 1 वाले की इन्फॉर्मेशन R1 के पास नहीं थी, इसको ओनली 2 3 5 को पता था। बोलो क्या हुआ, समझ नहीं आ रहा क्या। हेलो। हाँ जी। अब जैसे ही मान लो पहले जब R1 ने रिक्वेस्ट किया था, LSR भेजा था 5 मतलब DBD5 के लिए, तो R2 ने फिर क्या किया, LSU भेजा, अपडेट किया, उसमें मतलब जो DBD5 वाला था उसका कंप्लीट राउट्स इन्फॉर्मेशन उसको भेज दिया LSU। ठीक है, अब जो फिफ्थ पैकेट होता है वो होता है आपका LS एक, LS एक होता है आपका लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट। ओके, ठीक है, तो लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट क्या होती है आपकी, मतलब अब वो R1 क्या करेगा, अब इसको अपडेट आया ना, अब वो इसको एक्नॉलेज करेगा कि हाँ मेरे को वो 5 वाला पहुंच गया है, तो फिर वो क्या करता है, एक LS एक भेजता है, मतलब एक और मैसेज भेजता है R1 वाला, इट इज एन एक्नॉलेजमेंट मैसेज टू कंफर्म दी रिसीव्ड अपडेट। ओके, जो भी इसको अपडेट रिसीव हुआ उसकी कंफर्मेशन देने के लिए वो क्या करता है, एक एक्नॉलेजमेंट भेजता है। क्लियर है, एक एक्नॉलेजमेंट है ये आपका। बताओ किसी को डाउट हो इसमें 5 पैकेट टाइप्स के अंदर। नितिन। ओके, तो हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया। बाकी आपको ज़्यादा मतलब ऐसे लग रहा है क्या, आज ज़्यादा हो गया थ्योरी, थोड़ा मतलब टेक्निकल थोड़ा ज़्यादा चल रहा है। नितिन, धर्मपाल। हाँ, टफ तो नहीं है, बट जो मतलब जिसको ऑलरेडी थोड़ा बहुत पता है तो वो उसके लिए थोड़ा इजी रहता है। बट हाँ, ऑब्वियस जो बंदा नया है यार, उसको मतलब जो पहली बार पढ़ रहा है OSPF के बारे में, उसको फिर थोड़ा लेंथी लगता है और थोड़ा वो टफ भी लगता ही है फिर, है ना। नितिन, व्हाट अबाउट यू, नितिन साक्षी। नितिन चौधरी। नितिन।
चलो मैं यहाँ पे ना आपको एक टॉपिक और बता देता हूँ, छोटा सा टॉपिक है वो, मतलब ओएसपीएफ के रिलेटेड ही है, थ्योरी टॉपिक। एंड उसके बाद फिर मतलब बहुत सारा, ऐसे तो बहुत सारा टॉपिक है, तो वो अपने फिर कोई नहीं, बाद में आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो उससे पहले एक टॉपिक है राउटर आईडी, मतलब ओएसपीएफ में, ठीक है। राउटर आईडी क्या होती है ओएसपीएफ के अंदर, ठीक है। तो अब ये जो ओएसपीएफ है, मान लो यहाँ पे मेरा ओएसपीएफ है, जिसमें मैंने आपको बताया ना, इसमें बहुत सारे राउटर्स आप कनेक्ट कर सकते हो, अनलिमिटेड राउटर्स आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हो आप, राइट, ठीक है। तो उनको आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, लाइक सपोज करो ये मेरा ओएसपीएफ का नेटवर्क है, उनको ओएसपीएफ के अंदर आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, राउटर आईडी यूज़ करते हो। जैसे एक एग्जांपल दूँ, जैसे आपका क्लास के अंदर आप जब स्कूलिंग कर रहे थे तो आपके पास एक रोल नंबर होता है, राइट। इवन आप अभी जॉब कर रहे हो, आपके जॉब के अंदर आपका एक क्या है, एक एम्प्लॉय नंबर है, राइट, एम्प्लॉय आईडी है ना आपके पास, ठीक है। तो वो क्या है, आप उससे क्या कर रहे हो, मतलब उससे आप आइडेंटिफाई, आप वो मतलब कंपनी आपको क्या कर रही है, आइडेंटिफाई कर रही है, या फिर जो स्कूल था वो आपको आइडेंटिफाई कर रहा था विद द हेल्प ऑफ रोल नंबर, राइट। तो सिमिलर यहाँ पे ओएसपीएफ के अंदर राउटर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या यूज किया जाता है, राउटर आईडी। क्लियर है? हेलो? हाँ जी। तो अब मैं राउटर आईडी के बारे में थोड़ा आगे इन डिटेल डिस्कस करना चाहता हूँ। तो जो राउटर आईडी होती है ओएसपीएफ के अंदर, इट इज 32 बिट लॉन्ग एड्रेस। ये क्या होती है, 30, इसका साइज क्या होता है, 32 बिट का होता है, ओके। एंड रिप्रेजेंटेड इन आईपी एड्रेस फॉर्मेट, जो आईपी एड्रेस का फॉर्मेट होता है ना, उसी फॉर्मेट के अंदर रिप्रेजेंट की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, लाइक ये मेरा R1 था, ये मेरा R2 था, ये मेरा R3 है, ओके। एक मिनट यार, एक केस आया, जस्ट होल्ड करो। सो अब जैसे R1 है, ठीक है, तो R1 को आप आइडेंटिफाई करने के लिए इसको आप एक राउटर आईडी आप असाइन कर सकते हो। लाइक मैं इसको मतलब एक राउटर आईडी देना चाहता हूँ, लाइक 0001 दे दिया, ओके, ठीक है। लाइक मैंने इसको दे दिया लाइक 0002 दे दिया। तो कौन से फॉर्मेट में, आईपी एड्रेस फॉर्मेट। आईपी एड्रेस फॉर्मेट कौन सा होता है आपका, IPv4 मतलब एड्रेस फॉर्मेट के अंदर, IPv4 एड्रेस फॉर्मेट के अंदर। क्लियर है? कि अभी तक अपने किसके बारे में बात कर रहे हैं, IPv4 के बारे में बात किया है ना, तो उसी फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। एंड इसको कुछ, हाँ जी, मतलब ये आईपी एड्रेस नहीं है ना, ये क्या है, एक राउटर आईडी है। तो हाँ, ये वैलिड है, हाँ जी हाँ जी, ये वे वैलिड है आपकी, क्योंकि ये राउटर आईडी है। नहीं नहीं, इसमें कोई रेंज नहीं होती। नहीं, आप ऐसा है, आप 000 आप नॉर्मली आइडेंटिफाई नहीं करते हो, 1 से स्टार्ट करते हो आप, ठीक है। बट उसके बाद आप कुछ भी आप असाइन कर सकते हो, ठीक है। तो लाइक 001 दिया, इसको 002 दे दिया, इसको मैं 003 दे सकता हूँ, ठीक है। नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आप 255 ऐसा भी दे सकते हो आप इनको, राउटर आईडी। तो ये राउटर आईडी है ना, कि आईपी एड्रेस है, ओके। तो इसका मेनली काम क्या है, इसका एक सेपरेट काम है, इसका जस्ट ये काम है ओएसपीएफ के अंदर उस राउटर को आइडेंटिफाई करने के लिए, कि हाँ अगर कोई भी इंफॉर्मेशन वो राउटर भेज रहा है, दैट मीन्स वो इसके थ्रू भेजी जाएगी, मतलब वो ये एड्रेस, ये आईडी लग के जाएगी, तो इनको पता चल जाएगा वो किसने भेजा, वो R1 ने भेजा। क्लियर है? तो लाइक जब भी आप कोई ईमेल भेजते हो, आपको जब मतलब एक ईमेल एड्रेस मिला होता है, राइट, ठीक है, आइडेंटिफाई करने के लिए, राइट, ओके, आपके एम्प्लॉय आईडी पे लिंक होता है, तो उनको पता चल जाता है ना कि आपने भेजा है, राइट। बोलिए। हेलो? हाँ, बस आइडेंटिफिकेशन का काम होता है, बस और कुछ नहीं है इसका यूज, ओके। एंड अब एक चीज और है, अभी मैंने यहाँ पे तो आपको मैंने बता दिया कि ऐसे करके आप असाइन कर सकते हो, ठीक है। बट इसमें राउटर आईडी सिलेक्शन प्रोसेस भी होता है, राउटर आईडी,
आप वही बता रहा हूँ आपको, राउटर आईडी सिलेक्शन प्रोसेस। ओके, तो राउटर आईडी का जो सिलेक्शन का प्रोसेस, इसमें क्या होता है, एक सिलेक्शन का प्रोसेस होता है। तो आपने देखा होगा, आप जरूरी थोड़ी है कि आपने मैन्युअली आप कॉन्फ़िगर करो, इसको असाइन करो, ठीक है। तो उसके लिए अभी सबसे पहले जो प्रेफर किया जाता है, सबसे पहला जो प्रेफर होता है वो होता है मैन्युअली कॉन्फ़िगर्ड। कौन सा? मैन्युअली कॉन्फ़िगर्ड। तो अभी अपने जो बात कर रहे हैं ना, वो अपने बात कर रहे हैं ओएसपीएफ वर्जन 2 की। ओएसपीएफ वर्जन 2 का क्या मतलब है कि आप ओएसपीएफ रन कर रहे हो IPv4 के ऊपर, ठीक है। तो अपने सिर्फ यही यहाँ पे वर्जन 2 की ही बात करेंगे, दैट मीन्स अपने ओएसपीएफ चलाएंगे किसके ऊपर? ओनली IPv4 के ऊपर। अगर बात आए आईपी ओएसपीएफ किसके ऊपर? IPv6 के ऊपर अगर आप ओएसपीएफ चला रहे हो ना, तो उसका वर्जन कौन सा होता है? उसका वर्जन बोला जाता है वर्जन 3। ओके, तो उसका सिनेरियो अलग होता है। ओके, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, क्लियर है? ओके, उसमें मैंडेटरी ही होता है कि आपको मैन्युअली ही कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। उसमें ऐसा कोई सिलेक्शन प्रोसेस नहीं होता है। उसमें एक ही ऑप्शन है, क्या? अगर ओएसपीएफ चलाना है तो राउटर आईडी मैन्युअली आप कॉन्फ़िगर करो, ठीक है। गॉट इट? सॉरी, क्या कह रहे हो आप? वन बाय वन बोलो यार, दो लोग एक साथ बोल रहे हो। विवे, हाँ हाँ, तो हाँ जी, उस पे मैन्युअली जाके हर एक राउटर पे जब ओएसपीएफ चल रहा है ना, तो जब ऑब्वियसली जब IPv6 चल रहा है, जब IPv6 का कॉन्फ़िगरेशन होगा, ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर किया जाएगा, ऑब्वियसली वो नेटवर्क्स IPv6 नेटवर्क्स के बारे में उसको बताया जाएगा, राइट। तो बताया जाएगा तो तब वो तभी बता पाओगे जब आप पहले राउटर आईडी कॉन्फ़िगर करोगे उस पर, तभी आप IPv6 आप बता पाओगे, क्लियर है? तभी आप आगे उस पे चला पाओगे IPv6 के ऊपर। तो वो वर्जन 3 होता है, मतलब IPv6 चल रहा है, दैट मीन्स वो आपका वर्जन 3 है। अगर आप IPv4 चला, मतलब अगर आप OSPF कॉन्फ़िगर कर रहे हो IPv4 एड्रेसिंग के ऊपर, IPv4 नेटवर्क्स के ऊपर, उसको बोलते हो आप वर्जन 2। हाँ जी, धर्मपाल, आप कुछ कह रहे थे? क्लियर हो गया? ये पूछना था? ओके, हाँ हाँ हाँ, हाँ जी हाँ जी। क्योंकि अब ऑब्वियसली जब आप OSPF कॉन्फ़िगर करोगे, ठीक है, तो आप बताओगे ना इस इंटरफेस पे आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो, तो वो इंटरफेस क्या आईपी चल रहा है उस पर? अगर IPv6 चल रहा है ना, ठीक है, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। पहले आप क्या करो, पहले आप राउटर आईडी दो, उसके बाद ही फिर वो एक्सेप्ट करता है। ओके, हाँ जी, हम्म। तो क्लियर है ये? तो वो केस होता है वर्जन 3 का। ओके, नहीं उसमें मैंडेटरी नहीं है। हाँ, उसमें मैंडेट मैं, हाँ जी, तो ये प्रोसेस होता है, सिलेक्शन प्रोसेस ये होता है आईपी वर्जन 2 के अंदर, IPv4 के अंदर। पहले ही क्या चेक करता है वो? पहले वो सबसे पहले चेक करता है मैन्युअली कॉन्फ़िगर्ड। अगर मान लो मेरे पास, अब मान लो 3 राउटर थे, ऐसे करके R1, R2, R3। तो मैंने R2 पे ऐसे करके 2.2.2.2 करके मैंने लाइक मैन्युअली बताया हुआ है इस पे कि ये क्या है, मेरी मैन्युअली राउटर आईडी है। ओके, ठीक है, किसकी? R2 की, मैन्युअली बताई हुई है। तो इस R2 पे OSPF इसी को ही क्या मानेगा? इसके राउटर आईडी मानेगा। क्लियर है यहां तक? सबसे पहले वो यही देखेगा। दूसरा ऑप्शन, अब ये भी तो हो सकता है ना, क्या पता मैन्युअली आपने कॉन्फ़िगर ना किया हो, क्योंकि यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, राइट। ठीक है, तो अगर तो अगर मान लो यहाँ पे, अब इस केस में, जैसे यहाँ पे इस केस में आपका कोई भी मैन्युअली कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, इस केस में भी कोई मैन्युअली कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, राइट, एंड वो मैंडेटरी भी नहीं है आपको, ठीक है। तो इस केस में फिर वो दूसरे नंबर को क्या देखता है? वो देखता है हाईएस्ट आईपी एड्रेस ऑफ लूप बैक इंटरफेसेस। ठीक है, अभी एक आप लूप बैक इंटरफेस क्या होता है वो आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो सपोज करो इस पे मैंने कोई लूप बैक इंटरफेस आपको मैंने क्रिएट कर रखे थे, लाइक लूप बैक 1
एंड ये था मेरा लूप बैक 2। इस पे आईपी एड्रेस था सपोज करो मेरा 10.10.0.1। ओके, इस पे आईपी एड्रेस है सपोज 2.1.0.1। ओके, ऐसे करके। ओके, ठीक है। तो यहां पे इस केस में क्या होगा, सबसे पहले वो देखेगा, अब R3 के केस में क्या देखेगा, सबसे पहले वो देखेगा मैन्युअली कॉन्फ़िगर्ड है क्या, आपने नहीं कॉन्फ़िगर किया हुआ मैन्युअल राउटर आईडी, राइट। दूसरे केस में क्या देखेगा, हाईएस्ट आईपी एड्रेस ऑफ लूपबैक इंटरफेसेस। तो लूपबैक इंटरफेस यहाँ पे कितने थे, 2 हैं, 1 और 2, राइट। तो इन दोनों में हाईएस्ट आईपी किसका है, अब इसका आईपी एड्रेस है 2.1, इसका आईपी एड्रेस 10.1, तो किसका है, मतलब 10.10 किसका हाईएस्ट है बताओ, 2 वाला हाईएस्ट है या फिर 10 वाला हाईएस्ट है, बोलो 10 वाला, राइट। तो ये जो आईपी एड्रेस है ना, इसी को ही वो इसकी राउटर आईडी मान लेगा। R3 की राउटर आईडी क्या हो जाएगी, 10.10.1.1, लूपबैक इंटरफेस का आईपी एड्रेस ही क्या हो जाएगा, राउटर आईडी हो जाएगा फॉर R3। क्लियर है, ओके। बट ये क्या होते हैं लूपबैक, मैं आपको आगे बताऊंगा, ये आपके लॉजिकल इंटरफेसेस होते हैं, ठीक है। बट जरूरी थोड़ी है कि आपके हर एक राउटर पे आपको लूपबैक मिले, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना, बोलो। तो जरूरी नहीं है कि अब R1 के ऊपर मेरे पास कोई लूपबैक है ही नहीं, और ना ही मैंने इस पे स्टैटिकली कुछ कॉन्फ़िगर किया, मेरे पास दोनों चीजें नहीं है। तो फिर वो देखता है थर्ड नंबर पे हायर आईपी एड्रेस ऑफ फिजिकल इंटरफेस। अब फिजिकल इंटरफेस तो होगा ना, मतलब फिजिकली तो कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। तो सपोज करो यहाँ पे नेटवर्क चल रहा है लाइक 12.0.0.1, यहाँ पे नेटवर्क चल, इस पे आईपी चल रहा है लाइक 14.0.0.1, ठीक है, ऐसे करके इस वाले पे 14.0.0.1, इस पे 12.0.0.1, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप देखोगे कि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाएगा स्टैटिकली कॉन्फ़िगर्ड है क्या, मैन्युअली कॉन्फ़िगर्ड है क्या, मैन्युअली या फिर आप कह सकते हो स्टैटिकली, मतलब ऐसे भी कह सकते हो ना आप स्टैटिकली। स्टैटिकली मतलब बताया हुआ ना, नेटवर्किंग के अंदर स्टैटिक का क्या मतलब होता है, मैन्युअली, राइट। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पे स्टैटिकली नहीं कॉन्फ़िगर किया हुआ, इन दैट केस वो क्या देखेगा फिर, हायर आईपी एड्रेस ऑफ लूपबैक। तो हायर क्या लूपबैक है यहाँ पे, लूपबैक भी नहीं मैंने क्रिएट किए हुए इस राउटर पे R1 पे, ठीक है। फिर वो क्या देखेगा, हायर आईपी एड्रेस ऑफ फिजिकल इंटरफेस। तो अब इस पे 2 फिजिकल इंटरफेस थे, तो हायर आईपी किसका हुआ, इस वाले का, राइट। ये वाला आईपी एड्रेस हायर है ना, इस वाले इंटरफेस का हायर आईपी है, तो 14 वाला क्या हो जाएगा, इसका राउटर आईडी हो जाएगा R1 के लिए। क्लियर है, बताइए। एंड अगर यहाँ पे सपोज अगर ये 14 होता ही नहीं, यहाँ पे ओनली यहाँ पे क्या होता, एक ही होता, तो इस केस में फर्स्ट ऑफ ऑल वो देखता क्या, स्टैटिकली कॉन्फ़िगर्ड, क्या मैंने मैन्युअली कॉन्फ़िगर किया राउटर आईडी, नहीं किया हुआ, क्या मेरे पास कोई लूपबैक है, नहीं है। फिर वो क्या देखेगा, हायर आईपी एड्रेस ऑफ फिजिकल, मेरे पास एक ही फिजिकल इंटरफेस है, उसका आईपी क्या है 12.0.0.1, तो 12.0.0.1 क्या हो जाएगी, राउटर आईडी हो जाएगी फॉर R1। क्लियर है, बोलिए। ये मैं आपको प्रूफ भी करके दिखा दूंगा, ओके, जब वो इस पे प्रैक्टिकल करेंगे। बोलो, किसी को डाउट, ओके, वेरी गुड।